नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। कर्नाटक में सियासी उठापटक जोरों पर है। कौन सरकार बनाएगा, इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस में जोर आजमाइश चल रही है। इस बीच मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दरअसल पीएम के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में हादसा हो जाने की वजह से मोदी ने सबसे पहले संवेदना व्यक्त की और कहा कि एक तरफ कर्नाटक चुनाव की जीत की खुशी है, लेकिन वाराणसी हादसे से मन दुखी है। मोदी ने कहा कि बीजेपी ने गैर हिंदी भाषी राज्यों में जीत दर्ज की है। मोदी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं करती, काम भी करती है। आगे मोदी ने कहा कि बीजेपी के हर कार्यक्रम को 2019 के चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में हुई हत्याओं पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वहां निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मोदी ने कहा कि वो कर्नाटक की विकास यात्रा को जारी रखेंगे। एक तरफ खुशी समाती नहीं है, दूसरी तरफ मन एक भारी बोझ में भी दबा हुआ है। अभी कुछ ही समय पहले वाराणसी मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का हादसा होने के कारण अनेक लोग जो बस में यात्रा कर रहे थे, व्हीकल लेके जा रहे थे, उसके नीचे दब गए हैं। कर्नाटक का विजय असामान्य विजय है, अभूतपूर्व विजय है, क्योंकि इस देश में ऐसी छवि बना दी गई कि भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर भारत की पार्टी, हिंदी भाषी पार्टी, इस प्रकार की विकृत सोच रखने वालों को कर्नाटक की जनता ने बड़ा झटका दिया है। कुछ राज्यों में मन पे एक बोझ रहता था कि मुझे उस राज्य की भाषा नहीं आती है, भाषा का ज्ञान का मेरा अभाव मुझे हमेशा रहता है कि मैं अपनी बात कैसे बताऊंगा। लेकिन कर्नाटक की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया कि भाषा कहीं बीच में आई ही नहीं। ये एक अद्भुत अनुभव था। और मैं भी चाहता हूं देश में इस प्रकार की विघटन करने वाली प्रवृत्तियां, उनको मोदी पसंद हो या ना हो छोड़ दो, लेकिन देश की जनता के मिजाज को समझो। वो हिंदुस्तान के लिए जी जान से जीने मरने वाले मेरे देश के हर कोने में लोग हैं, हर भाषा भाषी लोग हैं। ये मेरे देश के लिए गर्व की बात है। और कर्नाटका के लोग, गांव के लोग सुनने को तैयार नहीं थे। भाई आप बोलिए, आप जो भाषा बोल सकते हो बोलिए, बस हम बैठे हैं। 40, 45, 47 डिग्री टेम्परेचर, लोग जाने का नाम नहीं लेते थे। ये एक अलग सा ही, और जनता जनार्दन भगवान का रूप होता है। जब वो आशीर्वाद दे तब एक नई ऊर्जा पैदा होती है। मैं कर्नाटक की जनता को बहुत बधाई देता हूं। अब सवाल ये उठता है कि मोदी के आगे क्या राहुल टिक पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको कर्नाटक के नाटक यानी कर्नाटक के चुनावों के नतीजों से 10 जुड़ी खबरें बता देते हैं। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की कवायद नतीजों के बाद से ही शुरू हो गई। कर्नाटक में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस में से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन 104 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और जादुई आंकड़े से 8 सीट दूर है। शाम 5 बजे बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से कहा कि उन्हें सरकार बनाने दी जाए और बाद में येदियुरप्पा ने दावा किया कि 7 दिन के अंदर वो अपना बहुमत साबित कर देंगे। उससे ठीक पहले शाम 5:30 बजे कुमारस्वामी और सिद्धारमैया राज्यपाल से मिले। कांग्रेस, जेडीएस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब कर्नाटक बीजेपी के विधायक दल की कल 10:30 बजे मीटिंग होनी है।
कर्नाटक में सरकार किसकी बनेगी ये तो अभी साफ नहीं, लेकिन सरकार चाहे जो बनाए, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी के आगे नहीं टिक पा रहे हैं। कब ये साबित हुआ, आइए इस रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर घमासान जारी है। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कांग्रेस की सत्ता बच नहीं पाई है। हालांकि साख बचाने के लिए कांग्रेस जेडीएस की शरण में पहुंच गई है। सरकार अब चाहे जिसकी बने, एक बात साफ है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी के आगे टिक नहीं पाए और हारे हुए सेनापति साबित हुए। अब जरा देश का सियासी नक्शा देख लीजिए। हर तरफ भगवा नजर आ रहा होगा। केंद्र के अलावा 20 राज्यों में पहले से ही बीजेपी एनडीए की सरकार चल रही है। कर्नाटक में अगर बीजेपी की सरकार बन पाई तो ये उसके खाते में 21वां राज्य हो जाएगा। और अब कांग्रेस का हाल देख लीजिए। सिर्फ 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश तक सिमट गई है राहुल गांधी की कांग्रेस। देश के सियासी नक्शे में कांग्रेस का हाल ऐसा है कि उसे दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा। राहुल गांधी 16 दिसंबर 2017 को कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उनके अध्यक्ष पद के कमान संभालते ही गुजरात और हिमाचल में चुनाव हुए, जहां कांग्रेस को हार मिली। त्रिपुरा में भी कांग्रेस की करारी हार हुई और अब कर्नाटक में भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। हम तो उम्मीद करते हैं कि हम तो चाहते भी हैं, क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि अपोजिशन मजबूत हो, लेकिन मजबूत कहाँ हो रहा है। राहुल गांधी को मानने को तैयार कौन है। राहुल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया, अब पीएम मोदी की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखिए। जब मोदी ने पीएम पद की शपथ ली थी तब बीजेपी एनडीए का शासन सिर्फ 8 राज्यों में था। मोदी के पीएम बनने के बाद 21 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से 14 में बीजेपी की जीत हुई। आज बीजेपी एनडीए की 20 राज्यों में सरकार है, जबकि कांग्रेस पंजाब, मिजोरम और पुडुचेरी में ही बची है। जो कांग्रेस 2014 से पहले 14 राज्यों पर काबिज थी, वो खिसकते खिसकते 3 पर सिमट गई। 44 भी रहेंगे कि नहीं, कांग्रेस की ये चिंता है। और कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है। गरीब कांग्रेस से टूट गया है। लोग मोदी जी के साथ है। 2019 और आगे भी हम आगे है और हम जीत रहे। राहुल की कांग्रेस पार्टी का हाल तो क्षेत्रीय दलों से भी गया गुजरा हो गया है। आज 7 राज्यों में क्षेत्रीय दलों और गैर बीजेपी गैर कांग्रेस पार्टी का राज है। केरल में लेफ्ट सत्ता में है, ओडिशा में बीजेडी की सरकार है, तमिलनाडु में एआईएडीएमके का कब्जा है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का राज है, तेलंगाना में टीआरएस का कब्जा है, आंध्र प्रदेश में टीडीपी का परचम लहरा रहा है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभाल रखी है। आलम यह है कि जहां कांग्रेस का 2.5% आबादी पर शासन है, तो वहीं क्षेत्रीय दलों का राज 23.5% जनसंख्या पर है। कर्नाटक में बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच गई है और सरकार बनाने के लिए पूरी कवायद भी कर रही है। अगर जेडीएस के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार बना भी लेती है, तो भी ये साफ ही है कि जनादेश कांग्रेस के खिलाफ है। न सिर्फ कर्नाटक बल्कि लगातार चुनावों में जिस तरह कांग्रेस की हार हो रही है, उससे यही संदेश जा रहा है कि पीएम मोदी के आगे राहुल गांधी टिक नहीं पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत माता की। तो क्या राहुल गांधी मोदी के आगे 2019 में टिक पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है और फिलहाल इसका उत्तर नकारात्मक में ही मिलता है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आनंद पांडे है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अनुज गुप्ता जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। जफर भाई, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने तो साफ संकेत दे दिए कि विकास यात्रा को थमने नहीं देंगे। इसका तो मतलब हुआ कर्नाटक में साफ साफ आपकी सरकार बनने जा रही है। आपने दावा तो पेश कर ही दिया है, अब राज्यपाल बुला भी लेंगे, ऐसा लगता है। देखिए, राज्यपाल का ये डिस्क्रेशन राज्यपाल का है और राज्यपाल जी का डिस्क्रेशन का इंतजार करेंगे। लेकिन जहां तक आप देखिए इस तरह के प्रेसिडेंट्स हैं, एसआर बोम्मई का केस खास के देखिए तो उसके जो पैरा नंबर 396 में बहुत साफ लफ्जों में लिखा हुआ है और उसके मुताबिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि या तो प्री पोल अलायंस होना चाहिए, अगर प्री पोल अलायंस नहीं है तो जो सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी होनी चाहिए और पार्टी होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो तीसरे में पोस्ट पोल अलायंस के बाद अगर कोई ग्रुप बनता है तो बिल्कुल साफ साफ है। और ये एसआर बोम्मई का केस जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, ये विश्वास है कि
राज्यपाल जी जरूर इनवाइट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए, और उसके बाद बहुमत सिद्ध करने के लिए जो समय दे वो बहुमत हमें जो विधानसभा में सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास की हमें इस बात की उम्मीद है, और विकास की यात्रा जो है जो जैसे बाकी स्टेट्स में हो रहा उसी तरह से कर्नाटक का जो विकास से वंचित रह रहा था उसमें विकास भी जरूर करेंगे। मतलब साफ है कि सरकार आप बना रहे हैं। देखिए ये स्पेकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह का बहुमत है, जिस तरह के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति आया है इस मैंडेट के द्वारा, और फ्रैक्चर्ड मैंडेट में जो प्रेसिडेंस है वो लोगों के सामने है, और एसआर बोम्मई का केस बिल्कुल साफ क्लियर है कि किस ऐसे सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन गवर्नर ले सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें जरूर सरकार बनाने का मौका मिलेगा और हम जरूर सरकार बनाएंगे। लेकिन एक और बात कहना चाहता हूं कि देखिए ये भी बात आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कांग्रेस जो वहां पर इंकम्बेंट गवर्नमेंट थी वो उसको बिल्कुल नाकार दिया है। हमें 65 सीट्स जो पिछले सीटों से ज्यादा 65 एडिशनल सीट्स मिले हैं, वही कांग्रेस बिल्कुल नाकार दिए गए हैं वहां की जनता द्वारा, और जेडीएस भी पहले से मुताबिक कम सीट लाई है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वहां की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यहाँ के लीडर उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम पे है, उसके लीडरशिप पे है, और जितना प्यार और स्नेह जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को और जो कार्यकर्ताओं द्वारा और वहां की जनता के द्वारा मिला है, मुझे उम्मीद है कि इस चीज को भी नजरअंदाज गवर्नर नहीं करेंगे। ठीक है, गवर्नर इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। मैं सीधे अनुज जी के पास चलता हूं। अनुज जी, गवर्नर कब डिसीजन लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से दावे तो पेश हो चुके हैं, गवर्नर को किस चीज का इंतजार होगा? दीपक जी देखिए, जब तक कि नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाता है, यानी चुनाव आयोग उसकी अधिसूचना जारी नहीं कर देता है, तब तक गवर्नर कुछ भी कदम नहीं उठा सकते हैं। इस समय तक मैंने थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन की साइट देखी है, अभी भी 5 सीटें घोषित नहीं हुई हैं। जो भी कारण होंगे उसमें किसी ने पेच फंसा रखे होंगे जिसके कारण उनका इलेक्शन अभी घोषित नहीं हुआ है। जब तक ये सभी घोषित नहीं हो जाए तब तक वो नोटिफाई नहीं हो पाएंगे। मुझे लगता है कि यदि आज रात नहीं हो रहे हैं तो कल जरूर हो पाएंगे ये, और शायद उसके बाद ही गवर्नर फिर नए सिरे से अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। तो गवर्नर का डिस्क्रिप्शन क्या कहता है आपके हिसाब से? क्या कहता है गवर्नर का डिस्क्रिप्शन? बड़ा ग्रे एरिया है ये। दीपक जी, पिछले 70 सालों में विभिन्न सरकारों ने ऐसी नजीरें बना रखी हैं कि गवर्नर जो भी कदम उठाएंगे उसके पक्ष में भी उदाहरण पहले से मिल जाएंगे। इसलिए यदि सबसे बड़ा दल होने के नाते वो यदि भाजपा को बुलाते हैं तो भी गलत नहीं होगा। मुझे ख्याल आता है यही मई 22 साल पहले जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़ा दल होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था। 13 दिन की सरकार चली गई, उसके बाद देवेगौड़ा साहब फिर प्रधानमंत्री बने थे। एक तारीख थी शायद। जी, जबकि देवेगौड़ा साहब के पास वो कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने नंबर पहले ही दिखा दिए थे, उसके बावजूद शंकर दयाल जी ने वाजपेयी साहब को बुलाया था और सरकार एक बार बना के देखते हैं ये कहते हुए वाजपेयी जी ने सरकार बना ली थी। तो उस नजीर को देखें, कर्नाटक को याद करें, देवेगौड़ा परिवार को याद करें, तो लगता है यदि दोबारा वैसा हो गया तो कोई बड़ी अनहोनी नहीं होगी उसके अंदर। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव, सुखद अनुभव मैं इसको कहूंगा। मैं उस दिन 6 रायसीना रोड पर वाजपेयी जी के घर के लॉन में खड़ा हुआ था। वाजपेयी जी तैयार हुए, वाजपेयी जी बाहर निकले, बाहर तक आए, मेरे पास कैमरा था, मैंने उनका शॉट बनाया, उनको तिलक लगाया गया, वो निकले गाड़ी में और गाड़ी में बैठ के वो राष्ट्रपति भवन चल दिए। मुझे बताया निकलते हुए कि मैं राष्ट्रपति भवन मिलने जा रहा हूं। वापस आए, एक लेटर लेकर आया है, लेटर हाथ में था। सबसे पहले अपने ऑफिस के अंदर गए, ऑफिस के अंदर जाके उन्होंने घर में बताया, घर में बताने के बाद बाहर आए और बाहर आके मुझे लेटर दिखाया कैमरे पे और कहा कि माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने मुझे प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने के लिए बुला लिया है और मुझे इस अभी नियुक्त कर दिया गया है। मैं 13 दिन के अंदर जो मेरी तय लिमिट है उसमें मैं ये बहुमत साबित करूंगा। तो ये व्यक्तिगत मूवमेंट है और देवेगौड़ा के साथ भी कुछ इसी महीनों में, ये मई का महीना ही था जब चुनाव वगैरह हुए थे उनके लिए। मई में ही वाजपेयी सरकार निकली और फिर वो 1 जून के आसपास जो है देवेगौड़ा साहब 1 जून देवेगौड़ा आए थे, प्रधानमंत्री बने थे। 1 जून की वो तारीख है जब देवेगौड़ा को बनाया गया था और उससे पहले काफी उठापटक हुई है। आंध्र प्रदेश भवन में मीटिंग हुई है, यहाँ पे मीटिंग हुई है, हरकिशन सिंह सुरजी लेकर कर्नाटक भवन जब गए और एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जो थी, मैं उनके बिल्कुल बगल में बैठा था। मैं भी उस और वो अपनी आंखों से
ऐसे ऐसे जो कर रहे थे वो मुझे भाव अभी भी याद आता है, कितने सहज तरीके से और कितना आनंद उनको लग रहा था, वो वहां दिख रहा था उस समय। और हम आनंद से ही सवाल पूछते हैं। आनंद कर्नाटक घूम कर आए हैं, आपको क्या लगता है इस मैंडेट को देखने के बाद, क्या अगर थोड़े से कम सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाती है तो वहां की जनता इसको एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए, पहले तो मैं आपको दीपक जी, मेरा जो अनुभव है, जो हालिया अनुभव हम देख रहे हैं खासतौर से गोवा और मणिपुर में, और इसके सिवा जब हम अमित भाई की जो वर्किंग है उसको देखते हैं, तो पहले तो मेरे को लगता है कि हम ये मान लें और मानना चाहिए कि वहां सरकार बीजेपी की बन रही है। अब वो कैसे बन रही है, राज्यपाल उसमें कितनी मदद कर पा रहे हैं, किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सब अपनी जगह है। जेडीएस टूट के आ रही है या लिंगायत विधायक टूट के आ रहे हैं, ये सब अपनी जगह है। लेकिन मुझे लगता है ये एक बॉटम लाइन और बात हमको यहां से शुरू करनी चाहिए कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी वहां पे, क्योंकि गोवा में देखिए क्या हुआ या मणिपुर में क्या हुआ, क्या सबसे बड़ी पार्टी थी वहां पे बीजेपी, लेकिन वो आ गई और सरकार बना लिया। तो यहां पे जो सबसे बड़ी पार्टी है और 104 सीटें उसके पास, तो मैं बहुत देर से ये बात बोल रहा हूं कि अगर 104 सीट में भी अमित भाई सरकार नहीं बना पाए, जो कि सरकार बनाने में बड़ा मास्टर माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है वो कहीं भी सरकार नहीं बना पाएंगे। तो ये बात तो मुझे लगता है यहां शुरू करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, निश्चित तौर से वहां पे जो जब मैं वहां पे होके आया तो मुझे लगता है कि वहां पे देखिए दो बहुत काबिल गौर बात है कि वहां पे सिद्धारमैया के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन जब 1 तारीख के बाद वहां पे मोदी जी की सभाएं चालू हुई तो पूरा जो माहौल था वो 1 तारीख के बाद पूरा बदल गया। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव वोट जो था वहां पे, यानी मुझे ऐसा लगा कि शायद बहुत दिनों बाद ऐसे इलेक्शन देखने में आए जहां डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, यानी स्टेट का डेवलपमेंट, स्टेट की पॉलिसीज, स्टेट गवर्नमेंट, सीएम वर्सेस पीएम। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां पे जो चुनाव हुए थे, अगर बीजेपी की सरकार बनती है जिसकी बहुत संभावना है, तो ये मोदी की वजह से बनेगी, और अगर वहां पे हारती तो ये मोदी की हार होती वहां पे। तो मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद ऐसे इलेक्शन देखने में आए थे और निश्चित तौर से बीजेपी के लिए पॉजिटिव वोट है वहां पे, पॉजिटिव वोट है। और ये एक बात तो आनंद की मैं मानूंगा कि मोदी की जीत, मोदी की हार होती है तो मोदी की कभी नहीं होती है, वो संगठन की होती है। ये परंपरा कांग्रेस के अंदर भी है और ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। लेकिन मैं एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा और आपसे ये जानूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो रणनीति बेहद साफ है कि राज्यपाल की रणनीति जो होगी उसके संकेत भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल गए, जब येदियुरप्पा ने कहा कि सिद्धारमैया दोनों जगह से हार रहे हैं, अब एक जगह से वो जीत गए हैं, और उन्होंने ये कहा कि उनको मैंडेट का नहीं मिला है, मैंडेट उसके खिलाफ मिला है, इसलिए उनके कई मंत्री हार गए हैं, इसलिए बीजेपी को ही मैंडेट मिला है और बीजेपी को ही सरकार बनानी चाहिए। देखिए, बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में और गवर्नर से मिलकर वो अपना स्टेक क्लेम कर भी चुके हैं, इसलिए सरकार बनाने की गंभीर कोशिश बीजेपी कर रही है, ये हमें मानकर चलना चाहिए। और जो आनंद जी ने कहा, मैं सहमत हूं बिल्कुल कि बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी अपनी सरकार बनाने का, और हर ताकत लगाएगी, हर दलील का प्रयोग करेगी। दीपक जी, मैं कहना चाह रहा था कि आज जो मतगणना हुई उसमें कांग्रेस की सीटें घटी हैं, लेकिन उसके वोट बढ़े हैं, बीजेपी के भी वोट बढ़े हैं। गुजरात को भी हम यदि देखें तो इसका मतलब यह हो रहा है कि बड़े राज्यों में ये दोनों पार्टियां अपने वोट तो बढ़ा ले रही हैं, जिसके कारण अन्य जो हैं उनके वोट घट जा रहे हैं और प्रतिस्पर्धा इतनी गहरी हो रही है। किसी भी नेता को प्रचार करते समय लगता है मेरे वोट बढ़ रहे हैं, उसको लगता है मैं जीत रहा हूं, मगर दूसरा कितने वोट बढ़ा रहा है, जब तक उसकी गणना आप नहीं करते हैं तब तक सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं। और जो बड़ा बात है, राहुल गांधी के संदर्भ में हम बात कर रहे थे कि क्या राहुल मोदी के सामने टिक पाएंगे, यही सवाल मैं चरणजीत सप्रा साहब से पूछता हूं, वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सप्रा जी, क्या आपको लगता है राहुल गांधी मोदी जी के सामने टिक पाएंगे? एक आदमी जो 24/7 काम करता हो और एक आदमी जो पॉलिटिक्स को और अपनी पर्सनल जिंदगी को 24/7 जो काम नहीं कर पाता। लेट मी पुट इट दिस वे। सप्रा साहब का कनेक्शन कट गया। अरुण जी, जो सवाल में मेरे दिमाग में आ रहा था और अटक गया, वो ये था कि राहुल गांधी की हार और मोदी की हार, तो ये तो मोदी ने ही इस चुनाव को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की बात बना लिया था, और चूंकि सिद्धारमैया वर्सेस येदियुरप्पा होता तो भारतीय जनता पार्टी को लगता कि शायद ये गड़बड़ हो जाए, तो प्रधानमंत्री ने इसीलिए जाकर इसको राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी बना लिया, और उसका भयानक बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्या मेरा ये एनालिसिस ठीक है? दीपक जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक मोदी साहब अप्रैल खत्म होने को आया
और वो कैंपेन के लिए जब निकले नहीं, तो मेरे जैसे व्यक्ति को भी कई बार ऐसा लगा कि क्या बीजेपी हार रही है कर्नाटक ये जानते हुए अब उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। लेकिन नहीं, वो स्ट्रेटजी थी, आखिरी में बम्बार्डमेंट करके उन्होंने इलेक्शन को अपने और अपने खिलाफ राहुल गांधी के रूप में परिवर्तित किया और फिर इलेक्शन को निकाल ली। तो एक बार फिर से कर्नाटक की ओर चलते हैं। चरणजीत सिंह सप्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन। सैयद जफर इस्लाम साहब है मेरे साथ, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन आनंद पांडे हैं, और साथ ही साथ अनुज गुप्ता जी मेरे साथ हैं। मैं सीधे चरणजीत सिंह सप्रा के पास चलूंगा। सप्रा साहब, ये चुनाव भी एक तरह से राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी हो गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राहुल जी राजनीतिक तौर पर टिक नहीं पा रहे नरेंद्र मोदी के सामने, कहीं भी टिक नहीं पा रहे हैं। नहीं, जरा भी ऐसे नहीं था। ये चुनाव जो था वो सिद्धारमैया जी की सरकार ने जो उपलब्धियां हैं, जो उनका रिपोर्ट कार्ड है, उसके आधार पर हम पब्लिक के बीच गए और आगे 5 साल हम क्या विजन डॉक्यूमेंट होगा कांग्रेस पार्टी का कर्नाटका के अंदर, उसको लेकर के हम चले। अब जब डेवलपमेंट पे चर्चा हो रही थी तो मोदी जी ने देखा कि डेवलपमेंट के आधार पर भारतीय जनता के लिए, चाहे वो टीपू सुल्तान का मुद्दा हो, चाहे वो एक तरफ जिन्ना का मुद्दा चला, इस तरह के ध्रुवीकरण के मुद्दे चलने लगे हैं। तो इसको टैक्टफुली भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण के उसमें ले आए हैं और कांग्रेस पार्टी ने जो परफॉर्म किया है, मैं समझता हूं कि ठीक है हमारी सीटें कम हुई है, लेकिन हमारा वोट शेयर बड़ा है उसमें, भारतीय जनता पार्टी से आप इसी से खुश हो जाइए, आप इसी से खुश हो जाइए। जफर इस्लाम कुछ कहना चाहते हैं? क्यों इसी से खुश हो जाए? हम आंकड़े हम देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ दीपक जी, जा रहे हैं, दीपक हमको क्यों रोका जा रहा है? एक मिनट, सम्राट आपको बात पूरी कर लेने दीजिए, मुझे पूरी करने दीजिए। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने जब गोवा में किया, जब हमारी 18 सीटें आई थी, मणिपुर में किया जब हमारी 28 सीटें आई थी, मेघालय में उन्होंने किया जब हमारी 21 सीट आई थी, अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने किस तरह से सत्ता बनाई, ये सारी दुनिया ने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर गोवा में सरकार बनाती है तो वो पुण्य है, और वही आधार पे हम अगर अभी कहते हैं कि जेडीएस का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी, तो वो पाप हो जाता है। तो इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था। जस्टिस जेएस कहर की रिपोर्ट है, ऑर्डर है उनका, जिसमें जस्टिस कहर ने जो गोवा में हुआ उसको सही ठहराया है। उसके अलावा भी अरुण जेटली जी ने उस समय बयान दिया था, और अरुण जेटली जी ने 2005 का भारतीय जनता पार्टी का झारखंड की सरकार का उल्लेख किया। उन्होंने 2002 का जम्मू कश्मीर में एनसी को ज्यादा सीटें आई थी और एनसी को छोड़ करके कांग्रेस और पीडीपी की सरकार बनी। 2013 में उन्होंने कहा, दिल्ली का उदाहरण दिया, उसी तरह से 1952 का मद्रास का उदाहरण दिया, 1987 का उन्होंने राजस्थान का उदाहरण दिया, 1982 का उन्होंने हरियाणा का उदाहरण दिया। और ये तमाम सारे उदाहरण देते हुए अरुण जेटली जी ने, और जो सरकारी वकील थे हरीश साल्वे, उन्होंने कोर्ट में कहा कि जो गोवा में हुआ वो उचित हुआ। अब उसी आधार पर अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर कह रही है कि हम जेडीएस को सपोर्ट करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे कह सकती है, या गवर्नर साहब, महामहिम साहब कैसे कह सकते हैं कि भाई ये नहीं, गलत है? क्योंकि पहले का प्रेसिडेंट तो देखना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गोवा में, मणिपुर में, मेघालय में एक कानून चलेगा और कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस के लिए दूसरा कानून चलेगा। तो ये राजनीति ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसमें आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। ये लोकशाही है, ये हिटलरशाही नहीं है। ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और महामहिम को भी मुझे लगता है कि इसमें उचित निर्णय लेना चाहिए। पहले के प्रेसिडेंट उन्होंने देखने चाहिए कि किस तरह से निर्णय हुए हैं। उन्होंने तो, अरुण जेटली जी ने तो उल्लेख केआर नारायणन का भी किया था। वाजपेयी जी की सरकार जब 1998 में बनी तो केआर नारायणन जी का पूरा उन्होंने कोट मेंशन किया था, जो ये कहता है कि जब प्री इलेक्शन अलायंस की पार्टियां क्लियर मेजॉरिटी नहीं ला सकती हैं, तो पोस्ट अलायंस अगर कोई पार्टियां इकट्ठी होती है और उसकी मेजॉरिटी बनती है तो उसको मौका देना चाहिए। ये केआर नारायणन साहब का जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार बनाने के लिए कहा था, तब का ये वाक्य है। तो जब इतने सारे उदाहरण हमारे पास हैं, अब ये सारे उदाहरणों को खारिज करके अगर महामहिम जो है कर्नाटका के, अगर वो यूनिलैटरली अलग निर्णय लेना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये देश का दुर्भाग्य है। ये लोकतंत्र के इसमें काला दिन होगा। ठीक है सप्रा साहब, आपने कह लिया। सैयद जफर इस्लाम, फिर मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, मैं दीपक जी 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात जो इनकी थी ध्रुवीकरण।
आप पूरा कर्नाटक के इलेक्शन उठा के देख लीजिए, किसने समाज को तोड़ने की कोशिश की, किसने लिंगायत को समाज को तोड़ने की कोशिश की और एक तरह का जो पूरा ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। तो इनकी पॉलिसी खुद इनको जो है काम नहीं आई और लोगों ने इनकी पॉलिसीज को नाकार दिया। जहां तक डेवलपमेंट का है, आपके पहले पैनल पे जो आनंद जी कह रहे थे डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का जो था, उस पर लोगों ने परखा कि हमारा जो डेवलपमेंटल मॉडल है वो सही मॉडल है और वो बिल्कुल हर स्टेट में उस तरह से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है। इसलिए लोगों ने हमारे डेवलपमेंटल एजेंडा को सराहा और उसके लिए वोट भी किया और उसी को प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम आगे ले जाएंगे, हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जरूर आगे ले जाएंगे वहां पर। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बात कर रहे हैं कि जब ही आप देखिए गोवा में ये क्लेम नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको यू हैव टू बिकम क्लेमेंट, तो आप पहले क्लेम करना चाहिए महिम के साथ। अरे भाई साहब, सब क्लेम हुआ था लेकिन इन्होंने कोई क्लेम नहीं किया था, ये खारिज कर दिया। नहीं, एक मिनट देखिए, मैंने आप सुन लीजिए, आपने क्लेम नहीं किया था और यहां पर हम क्लेम किया, वहां पर हमने क्लेम किया, आपने नहीं किया और हमने वहां पर लेके जाके एक ग्रुप बना के गए। तो हमने पहले भी कहा या तो आप सिंगल पार्टी तो आप क्लेमेंट हो रहे थे, हम तो क्लेमेंट हुए, हम तो सबसे पहले। सुन लीजिए सपरा जी, सुन लीजिए सापरा जी, मैं कह रहे एसआर बोमई का आपके आने से पहले मैंने रेफरेंस दिया था, एसआर बोमई के केस के बारे में रेफरेंस दिया, पैरा नंबर 396 पढ़िए, नहीं बिल्कुल साफ लिखा उसमें कि जो साफ लिखा है कि या तो आपके प्री पोल अलायंस हो या आपके सिंगल पार्टी में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो या फिर आप पोस्ट पोल अलायंस हो। आपके प्री पोल अलायंस नहीं थी, आप क्लेमेंट भी नहीं बने थे वहां पर, और उसके बाद अगर हमने पोस्ट पोल अलायंस किया, दोनों चीज आपकी नहीं हुई तो हम क्लेमेंट हुए थे गोवा में, तो हम बनना है, हमारी सरकार बनी। उसी तरह यहां पर हमने क्लेम किया है, हमारे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई तो हमने क्लेम किया है और उस क्लेम के बेसिस पे हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब हम सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी लाने वाली पार्टी को जरूर अपॉर्चुनिटी देंगे। उसके बाद हमें जरूर ये भी कहेंगे कि इतने दिनों के अंदर आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर हम बहुमत सिद्ध करने में नाकाम हुए तो जाहिर है आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन ये इस चीज को आप हमें डिनाई नहीं कर सकते, ये राइट हमको, इसलिए कि हमने अपने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आने के बाद हमने क्लेम किया है महामहिम के सामने कि हम इच्छुक है सरकार बनाने के लिए और हमें मौका चाहिए। सपरा जी दीपक जी, मैं बोलूं? बिल्कुल। देखिए दीपक जी, ये एसआर बोमई का उदाहरण दे रहे हैं। इससे पहले एक चैनल पे मैं बैठा था, दूसरे बीजेपी के प्रवक्ता सरकारिया कमीशन का उदाहरण दे रहे थे। तो ये सरकारिया कमीशन, एसआर बोमई का उदाहरण ये तब भी थे जब गोवा का हुआ, जब मणिपुर हुआ, जब मेघालय हुआ या अरुणाचल प्रदेश हुआ। अरुणाचल प्रदेश में तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है कि भाई गवर्नर का निर्णय ठीक नहीं था और उसके बाद में इन्होंने मास डिफेक्शन करवाया है। तो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है कि किस तरह से ये डिफेक्शन इंजीनियरिंग करते हैं। अब ये वही करना चाहते हैं कि भाई किसी तरह से इनको महामहिम इजाजत दे दे, ये मुख्यमंत्री अपना बना लें और फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, फिर ये सत्ता बल, बाहुबल, धनबल की राजनीति करेंगे, खरीद फिरोख्त करेंगे। यही भारत की राजनीति में बच गया ना। मतलब भारतीय जनता पार्टी इस देश की जो राजनीति है, जो लोकतंत्र है, उसका स्तर यहां तक गिराना चाहती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भाषणों में स्तर गिराया है, उसी तरह से ये यहां पर स्तर गिराना चाहते हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ये खुलेआम दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग हो गई है। अगर महामहिम ये निर्णय देते हैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में, उनको सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक मैच फिक्सिंग होगा। क्योंकि पोस्ट पोल अलायंस में अगर मेजॉरिटी बनती है 2 या अधिक पार्टियों की, तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। ये एक नहीं, मैंने आपको मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, तो 11 उदाहरण को छोड़कर आप एक ही छोड़िए, सब उदाहरण पे एक निर्णय लेते हैं जो विपरीत होगा, तो वो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की मैच फिक्सिंग होगी, ऐसा मैं कह सकता हूं स्पष्ट रूप से, और ऐसा जनता भी मानने के लिए तैयार हो। मैं आपसे एक जफर साहब आपसे एक सवाल पूछने जाते हैं। सपरा जी, जफर साहब एक सवाल पूछने जाते हैं, पूछिए जफर भाई, जल्दी पूछिए। जी 2 पूछिए, मेरे भाई है ये। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि ये गोवा में जब आप बार बार ये कह रहे थे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए,
जबकि आपने क्लेम नहीं किया था और हमने बताया आपके ना क्लेम करने पर हमारी सरकार वहां बनी थी। तो यहां पर क्या आपके दूसरा आपका नजरिया बदल गया? यहां भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जब उस तरह की बात आप वहां गोवा में कर रहे थे तो आपको उसी मापदंड से यहां पर भी देखना चाहिए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और वो क्लेम कर रहे हैं, सरकार बनाने के इच्छुक है, इसलिए कि उनको लगता है कि वो सरकार बना के सफल रहेंगे, इसलिए वो बनाना चाहते हैं। इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको ये कहना चाहिए ठीक है आप बनाइए और आप सिद्ध कीजिए, फ्लोर पे सिद्ध कीजिए। जफर जी, महामहिम गुजरात जो थे उस समय उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी दलील नहीं सुनी और बिल्कुल 4 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी को न्योता दे दिया कि वो अपना मुख्यमंत्री बना ले और दूसरे दिन सुबह शपथ हो गई। ये आप तो सबको पता होगा। तो ये षड्यंत्र कोई नया नहीं है, ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का नया नहीं है। ये आप सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, ये आपने पहले भी किया है और शायद कल फिर करोगे। देखिए सत्ता का दुरुपयोग के हालात आपको मालूम है। सप्रा जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। सप्रा जी आपके एमएलए वहां पर। सप्रा जी, अब ये जफर जी चुप होंगे तो आपका सुनूंगा ना मैं। जफर भाई एक मिनट। 70 साल तक आपने जो उदाहरण पेश किए उसको जफर भाई लेकर चल रहे हैं, तो गलत क्या है? नहीं, अगर जफर भाई वो लेकर के चल रहे हैं उदाहरण, तो उस उदाहरण को कर्नाटका में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करना चाहिए? ये भी तो नहीं, आपने हर बार आपने एक नया अलग प्रेसिडेंट सेट किया ना। अनुज जी बता रहे थे अभी कितने प्रेसिडेंट सेट हुए। अनुज जी एक बार फिर रिपीट कर देंगे। अनुज जी बताइए। देखिए, हर तरह के हथकंडे कांग्रेस ने हमेशा अपनाए, चाहे हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हो, चाहे सरकारें गिराने का मामला हो। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को शंकर दयाल शर्मा जी ने 1996 में सबसे बड़ा दल होने के नाते जब प्रधानमंत्री बनाया था, तो वही नजीर आज लागू करेंगे तो कौन सी गलत बात कर लेंगे? असली बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तब आपकी चलती तो आपने चला ली, अब ये चला रहे हैं। गोवा में क्यों नहीं करा था? वो उनकी मर्जी, क्यों नहीं करा था? गवर्नर की मर्जी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, तो ये देश मर्जी से चलेगा या ऐसे ही चलाया आपने? कांग्रेस ने हमेशा ऐसी चलाया है। नहीं, ये देश केरल की सीपीएम की सरकार, वामपंथियों की सरकार क्यों गिरा दी इंदिरा गांधी ने उस समय? या मर्जी से चलेगा? आप तो ये कहना चाहते हैं कि भाई ये मर्जी से, दादागिरी से और ठोकशाही से ये चलना चाहिए कि आओ जी जिसको जो निर्णय लेना है, जो सत्ता में है। कांग्रेस ने ऐसी नजीरें बहुत सारी पेश कर रखी हैं, इसलिए कांग्रेस को ये हक नहीं है रोने गाने का। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज जो मैंने इतने सारे उदाहरण बताए हैं, अगर उसके हिसाब से निर्णय नहीं करना है तो फिर ये हिटलरशाही हुई है। तो हिटलरशाही कांग्रेस ने पहले चलाई ना, इसीलिए तो इनको भी अधिकार मिल गया करने का। कांग्रेस ने ना किया होता तो ये भी नहीं कर पाते हिम्मत। आपकी भाषा बदलती रहती है सप्रा जी, कांग्रेस पार्टी की समय समय पर भाषा बदलती रहती है। ये भी तो बात है ना। नहीं, लेकिन सप्रा जी फिर पुराने सवाल पर आऊंगा। राहुल जी राजनीतिक तौर पर चल नहीं पा रहे नरेंद्र मोदी के आगे, ये हकीकत माननी पड़ेगी आपको। नहीं, जरा भी ये कोई हकीकत नहीं है, इसको कोई मानने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अरे देश मान चुका है, आप भी मान मेंबर लीजिए। पार्लियामेंट थे, देश मान चुका है, आप भी मान लीजिए। दीपक जी आप तो न्यूट्रल रहिए ना। आप क्यों बीजेपी का साइड ले रहे हैं? मैं बीजेपी का साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं उस परसेप्शन की बात कर रहा हूँ जिसके आधार पर लोग चल रहे हैं आज की तारीख में। मैं सिर्फ परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। परसेप्शन मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी दो मेंबर पार्लियामेंट थे उनके थे, तो उससे उठ करके वो आगे बढ़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी बढ़ सकती है। 133 साल पुराना इतिहास है और अभी हम इतने जीरो नहीं हुए हैं। 15 राज्यों के अंदर हम नंबर 2 पार्टी है। 15 राज्यों के अंदर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है। 3 राज्यों में हमारी सरकार आज भी है। तो कोई ऐसे नहीं कह सकता कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया। 15 राज्यों में नंबर 2 पे है। आने वाले चुनाव जो राजस्थान और मध्य प्रदेश और अरे राहुल कांग्रेस तो कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी की सत्ता आने वाली है। राहुल अगर आप थोड़ा भी बेहतर चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का, तो राहुल मुक्त कांग्रेस कर लीजिए। जनता पार्टी जो मिल करके ये प्लान बनाती है कि कांग्रेस मुक्त भारत चला जाए, लोगों तो कांग्रेस मुक्त भारत हो ही नहीं सकता है। नंबर 2 की पार्टी कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 से नंबर 3 या नंबर 4 पे हमको खारिज नहीं कर सकती है। सप्रा ये भी तो फैक्ट है। सप्रा जी आप क्या कह गए? अनुज जी ने सही बात पकड़ी है। आप सही कह गए कि आप 2 नंबर की पार्टी है। राहुल इसका मतलब हम समझते हैं नॉर्थ इंडियन। नहीं तो
नहीं आप 2 नंबर तो की पार्टी है। भाई अनुज जी और दीपक जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम लोग 15 राज्यों के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है हमारे, तो आप हमको खारिज नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत कैसे हुआ, मैं उसका जवाब दे रहा था। नहीं ना, और सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूँ, सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूँ कि जिस कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस अगर लैंप पोस्ट को टिकट दे दे ना चुनाव में, एक जमाना ये था कि वो लैंप पोस्ट को टिकट दे दे तो भी लोग उसको ठप्पा लगा के आ जाते थे, लेकिन आज सप्रा जी को इस बात को डिफेंड करना पड़ रहा है। देखिए आपके कितने लीडर और ऑपोजिशन है, ये हालत हो गई आपकी। चौरसिया जी सुनिए, हालत मैं ये बताता हूँ, ये समय आता है, 78 में भी ये समय आया था, 88 में भी ये समय आया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इतना ढीला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का दृढ़ निश्चय है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता श्री राहुल गांधी के साथ खड़ा है और फिर से एक बार उठ करके ये कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी को फिर 2 नंबर से 1 नंबर पर लाने का वादा करता है, निष्ठा रखता है, ईमानदारी रखता है और ईमानदारी के मार्ग पर चल करके हम इसको 1 नंबर पर फिर लाएंगे। 78 में भी लाए थे, 88 में भी लाए थे और अभी फिर लेकर के आएंगे 2018 में। आपके ढीले नहीं है, नेता ढीले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप अगर इन बातों को करके आनंद लेना चाहते हैं, अपने कोई नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सतर्क है, निष्ठावंत है और वो फिर से लड़ करके भारतीय जनता पार्टी की जो गलत पॉलिसियां है, जो डिविजिव पॉलिटिक्स है इनकी, जो धर्म के पॉलिटिक्स है, जो सर्वधर्म समभाव को ये नहीं मानते हैं, आज दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अकलियत के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बेरोजगार है। अरे आप चुनाव हार गए भाई, आप क्यों भाषण कर रहे हैं? आपको मेरे टीवी में भाषण करने से वोट नहीं मिलेगा और अब चुनाव खत्म हो गए और अगर इतना अत्याचार भारत के अंदर हो रहा है तो कांग्रेस हार क्यों रही है? हम अपनी आवाज, ये जनता की आवाज जो है, भारतीय जनता पार्टी को 71% लोगों ने वोट नहीं दिया 2014 में। आवाज, वो 71% लोगों की आवाज कम से कम पार्टी उठा रही है, उसको आप दबा नहीं सकते। नहीं, मैं नहीं दबा रहा हूँ सप्रा जी, बिल्कुल नहीं दबा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि आप खूब आवाज उठाइए, लेकिन चुनाव जीतकर भी तो दिखाइए। नहीं तो जरूर जीतेंगे, कोई चिंता नहीं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में अगर हम 99 पे रोक सकते हैं, 99 पे, वो 150 एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम अगर वहां पर 80 तक आ सकते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले जो 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसमें हम जीत के दिखाएंगे। जीत कर दिखाएंगे आप? बिल्कुल। ये वाली रिकॉर्डिंग रख लूं मैं? सब बिल्कुल रखिए और यही रिकॉर्डिंग चलाइएगा, मैं आऊंगा। इस इलेक्शन के वक्त भी हमारे साथ कई सारे स्पोक्स पर्सन ने यही बात की थी कांग्रेस के, आज वो दिखाई नहीं दे रहे थे। देखिए, मैं किसी और का नहीं कह रहा हूं, लेकिन चरण सिंह सप्रा मेरा नाम है, मेरी रिकॉर्डिंग रखिए और मुझे बुलाइएगा, मैं आऊंगा। चरणजीत भाई, मैं एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। आपने बोला था मैं नंबर बढ़ाना चाहता हूं, अरे मुझे नंबर की जरूरत नहीं है। और वीपी सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने एक कविता लिखी थी, कोई मुझे क्या खरीदेगा, मैं तो मुफ्त हूं। नहीं, मैं वो बात मैं भी मुफ्त हूं कह रहा था जिसको आप समझ रहे हो, मैं वो नहीं कह रहा था जिसको आप समझ रहे हो भाई दीपक भाई, ऐसा नहीं था। चलिए, आपने हमसे बात की, चरणजीत सिंह जी फोन पर हमसे जुड़े, आपने इतनी शानदार बात की, आपने अपने इतने शानदार तर्क रखे। जफर इस्लाम साहब, आप हमसे जुड़े, अनुज जी और आनंद, आज की शाम यही खत्म करता हूं, सुबह से बैठा हूं। चलिए, शुभ रात्रि।